Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं आरआरबी जीके पनेशिया का अपना सेकंड सेशन। और पहले वाले सेशन में आई होप आपको मैंने जो चीज़ें समझाई थी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे। तो अब एक काम करो, आप लोग एक सेपरेट नोटबुक बना लो इसके लिए, या फिर अपने साथ में एक पेपर पेन हमेशा रखा करो, ठीक है। बिकॉज मैं ये जो नोट्स हैं एनोटेशन वाले ये तो दे ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ज्वाइन कर लेना। बट इसका आपको जो बेनिफिट है ना वो तभी होगा जब आप इसको अपने हाथ के नीचे से निकालोगे। बिकॉज एग्जाम में ना ये आप रट्टू तोता बन के करोगे नहीं आएगा। आप एक बार हाथ के नीचे से निकालते जाओगे साथ के साथ लेक्चर में, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। आप चाहो तो इस सेशन को बाद में 2x पे देख लो कभी रास्ते में जाते हुए, तो ज़्यादा बड़े सेशंस तो होते नहीं है। 2x पे लगाओ, एक 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा 2x पे लगा के। तो आपके माइंड में वो रह जाएगा, आपने उसको नोट्स में बनाया हुआ है। तो एक दो बार ऐसा कर लिया, 2x पे सुन लिया, तो फिर आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए छप जाएगा। वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आते हैं अब सीधा फटाफट से, ये हमने क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल दिया था होमवर्क में, 2-3 बच्चों का ही इसमें आंसर आया है। प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो देखो प्लांट सेल वॉल जो है वो बनी होती हैं सेलुलोज की। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो सेल वॉल से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली। रेलवे ये हर बार पूछता ही है एनी हाउ, है ना, ये चारों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि एक तो बैक्टीरियल सेल किससे बनी होती है, बैक्टीरियल सेल हो गई। फिर आपकी फंजाई की सेल हो गई, है ना। इसके बाद में आपकी एल्गी की सेल हो गई, एल्गी सेल हो गई। और फिर आपका प्लांट सेल हो गई। तो प्लांट सेल तो क्लियर हो गया भाई कि सेलुलोज से बनी होती है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है आपकी बैक्टीरिया की सेल, ठीक। अगर फंजाई सेल की बात करें तो ये बनी होती है ग्लूकोसामाइन पॉलीमर, ग्लूकोस अमीन पॉलीमर चिटिन, ठीक है। कई बार आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ चिटिन करके भी मिल सकता है। तो अगर चिटिन है तो भी करेक्ट कर देना, या फिर आपको एक्चुअली में जो इसका करेक्ट नेम होता है वो होता है ग्लूकोसामीन पॉलीमर चिटिन, ठीक है। तो एल्गी सेल की अगर हम बात, कई बार ऑप्शंस में एक्चुअली चिटिन मिला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चिटिन भी अपने दिमाग में रखना, ठीक। अच्छा, अगर हम एल्गी की बात करें तो ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड इसके साथ में क्या होता है भाई, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स। तो ये आपको और 3 चीज़ें याद रखनी है कि भैया बैक्टीरियल सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, फंजाई की सेल बनी होती है चिटिन से, एल्गी की सेल बनी होती है ग्लूकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड से, ठीक है। ईज़ी सी बात है। अच्छा, सेल के बारे में 2-3 बातें और याद रख लो जो ये क्वेश्चंस मतलब पूछे ही जाएँगे। ये आप डेफ़िनेटली स्टाम्प लगा लो इसमें। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? अच्छा, सेल की डिस्कवरी होगी या फाउंडेशन होगा? फाउंडेशन होता है किसी ने इसको, फाउंडेशन फाउंडेशन होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने ढूँढ लिया। और सेल का मतलब, डिस्कवरी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमने कैसे बोलूँ, जैसे कि अगर कोई आइलैंड है, तो आइलैंड को हमने क्या कर दिया, फाउंड कर दिया। या फिर कोई टेम्पल है, इसको फाउंड कर दिया। बट जब हम बात करते हैं डिस्कवरी की, मतलब एज इट इज़ चीज़ है बट उसको हमने ढूंढा है जा करके, ठीक। तो डिस्कवर्ड आता है। तो सेल किसने डिस्कवर की थी भाई, सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें इन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी, तो कॉर्क में, ठीक है। जो कॉर्क में है, कॉर्क में इन्होंने बेसिकली एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अगर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पहली बार डेड सेल की डिस्कवरी किसने, तो रॉबर्ट हुक ने। बट अगर क्वेश्चन आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने की थी, तो लिविंग सेल की थी लीवन हॉक ने, ठीक है। किसने की थी भैया, लीवन हॉक ने जो है इसकी डिस्कवरी पहली बार की थी लिविंग सेल की। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने डिस्कवर किया था 1665 में। और लिविंग सेल लीवन हॉक के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1674 में, यानी कि 9 साल के बाद, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अच्छा एक बात बताओ कि जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, ये क्वेश्चन भी आता है, वॉज गिवन बाई। तो भैया सेल थ्योरी दी थी श्लीडन एंड शॉन ने, ठीक है। श्लीडन एंड शॉन, कुछ लोग इसको श्वाइडन भी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन मिलेगा, उसको ऑब्जेक्टिव में मार्क करना है, आगे बढ़ना है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि भाई
जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, है ना? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड सेल डिवीजन इसके बारे में पहली बार किसने बताया? तो याद रखिएगा, इसके बारे में पहली बार हमें बताया रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो ने हमें इसके बारे में सबसे पहली बार बताया। ठीक। अच्छा जी, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल होती है भाई बैक्टीरिया, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल होती है आपका ऑस्ट्रिच के अंडे में, ऑस्ट्रिच एग। ठीक। तो ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हो गई। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो भाई देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था 2021 में, जिसका एग्जाम हुआ। तो देखो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, और ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सिटी को क्या बोलते हैं। सिटी नियर रिवर भी पूछ लिया जाता है ना? रिवर के साइड में कौन सी सिटीज़ हैं? तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसको भी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अब चलो हम एक बार इन सारी सिटीज़ को कवर ही कर लेते हैं, कौन सी सिटी को किस नाम से बोलते हैं ना। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। आपका ब्लू सिटी बोलते हैं जयपुर को, ठीक है, सॉरी जोधपुर को। ये ब्लू सिटी क्या हो गया? जोधपुर। जयपुर हो गया आपका पिंक सिटी, जयपुर हो गया पिंक सिटी। अजमेर को बोलते हैं ख्वाजा की नगरी, ठीक है, ये याद रखना, ख्वाजा की नगरी। और बीकानेर को तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में ही आपका आ जाता है उदयपुर, है ना? उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं आपके इसको, उदयपुर को, ठीक है। अच्छा, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, और आपको ये वेनिस ऑफ द ईस्ट ये करके भी अगर आपको कहीं दिखे तो उदयपुर को ही बोलते हैं, है ना? और इसके बाद आपका राजस्थान में ही आता है अकोला। अकोला को बोला जाता है कॉटन सिटी, ठीक, कॉटन सिटी। और फिर आपका, नहीं नहीं यार, अकोला राजस्थान, ये अकोला को याद रखना, ये बोलते हैं। और अकोला है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है ना? राजस्थान में तो आपका उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, और कोई बच रहा है क्या? ठीक है, ये इतने ही याद हैं, याद रखना, ये आपके राजस्थान वाले हो गए। महाराष्ट्र पे मैंने आपको अकोला करा दिया, ये महाराष्ट्र में है अकोला। हम्म। और महाराष्ट्र से आपको क्या याद रखना है? हाँ, नागपुर याद रखो महाराष्ट्र में, नागपुर। नागपुर होता है सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। एंड इसके अलावा आप क्या याद रखोगे? अब आ जाओ, ऑरेंजेस हो गए, अब ग्रेप्स, है ना? ग्रेप्स का है आई गेस नासिक। नासिक को याद रखना, नासिक को बोलते हैं ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है नासिक को, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड मुंबई का तो आपको पता ही है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? मुंबई है, ये तो सबको ही पता होगा। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज योर मुंबई, राइट। अच्छा, और अगर ये पूछ लिया जाए मिनी मुंबई ऑफ इंडिया क्या है ना? ये क्वेश्चन भी आया था, मिनी मुंबई ऑफ इंडिया। मिनी मुंबई ऑफ इंडिया कहते हैं इंदौर को, ठीक। और क्या है भाई, सिटी ऑफ लेक्स में देखो एक उदयपुर भी है, एक भोपाल भी आपको कई बार दिखेगा ऑप्शन में। अगर उदयपुर नहीं है तो भोपाल विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा में सबसे पहले भाई वो आपका टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, है ना? टेम्पल सिटी, तो टेम्पल सिटी के नाम से हम जानते हैं भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर को, है ना? फिर आपका आ जाता है भुवनेश्वर में ही सिल्वर सिटी। भाई बताओ जरा, सिल्वर सिटी हम कौन से सिटी को बोलते हैं? कटक को जो है बोला जाता है सिल्वर सिटी, ठीक। फिर आपका एक है चिल्ली सिटी ऑफ इंडिया, है ना? चिल्ली सिटी, चिल्ली सिटी है गुंटूर, गुंटूर। अभी एक मूवी आई थी महेश बाबू की, गुंटूर कारम, है ना? तो उसमें आपने देखा होगा, वो रेफरेंस देता है कि भाई मिर्ची सबसे ज़्यादा गुंटूर की फेमस है।
तो चिली सिटी है गुंटूर की। फिर आपसे अगर पूछा जाए टी सिटी ऑफ इंडिया क्या है, टी सिटी, टी सिटी बोलते हैं डिब्रूगढ़ को, डिब्रूगढ़। ठीक है, अच्छा डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ असम में है। ये असम में जो है चाय अच्छी आती है। अच्छा, अब अगर पूछ लिया जाए पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है ये बताओ? पिट्सबर्ग में होता है स्टील का, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। या तो पिट्सबर्ग या स्टील सिटी, कौन सी है भाई इंडिया की? यह है जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के नाम पे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अच्छा, कहाँ पे है जमशेदपुर? झारखंड में है ना? झारखंड में है, और झारखंड में ही है हमारी कोल सिटी। ओहो, कोल सिटी। तो कोल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है धनबाद को, और धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक। अच्छा, सिटी ऑफ नवाब तो पता ही होगा सबको यार, सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ नवाब, ये कहा जाता है लखनऊ को। नवाब आए लखनऊ से। और अगर मैं पूछूं सिटी ऑफ पीएम, है ना, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स किसको बोलेंगे? सबसे ज़्यादा पीएम हमें अभी तक देखने को मिले हैं इलाहाबाद से, है ना? तो इलाहाबाद को बोला जाता है पीएम सिटी ऑफ इंडिया, और इलाहाबाद को ही हम बोलते हैं संगम सिटी। इसीलिए अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है भाई? प्रयागराज हो गया। ठीक, प्रयागराज, याद रखिएगा इसको। ये सारे क्वेश्चंस यार ये पूछे गए हैं आपके रेलवे में, यहाँ पे जगह बाकी है तो इसका भी यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? तो ये है मेरठ में। अच्छा, मैं एक चीज़ बताओ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे बना है? ये भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा एक बार। अब आ जाते हैं हम सिटी ऑफ पर्ल्स पे, सिटी ऑफ पर्ल्स, भाई मोतियों की सिटी, पर्ल्स कौन सी है? हैदराबाद है ना? हैदराबाद को सिटी ऑफ बिरयानी भी बोलते हैं, बट वो क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है। और सिटी ऑफ ब्लू माउंटेन्स, सिटी ऑफ ब्लू माउंटेन्स, भाई एक नीले कलर का फूल है जो कि शायद 4 साल में एक बार आता है। कहाँ पे आता है? नील कुरिंजी फूल है, तो वो आता है नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अगर मैं पूछ लूँ, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को यार एक नाम से और जानते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया, याद रखना ये भी। ठीक, इंजीनियरिंग सिटी ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है? कोयम्बटूर है। तो और आई गेस लमसम सारे इंपॉर्टेंट हो ही गए हैं। अच्छा, चेन्नई बच गया ना, तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया इज योर चेन्नई। ठीक है। अच्छा, चेन्नई को ही हम एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं भाई? मोटर सिटी ऑफ इंडिया, मोटर सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, मोटर सिटी के अलावा भी मतलब चेन्नई को यार कई सारे नाम से बोल सकते हैं, ऑटो हब हो गया, या फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो पूछा गया है एग्जाम में, बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल इज मुंबई, बैंकिंग कैपिटल इज योर चेन्नई। ठीक है। अच्छा जी, बनाना सिटी, व्हाट इज़ द बनाना सिटी ऑफ इंडिया? तो जो बिहार के बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, हाजीपुर, है ना? अच्छा, अगर मैं पर्ल हार्बर पूछ लूँ, ये भी, ये सारे क्वेश्चंस यार रेलवे में पूछे गए, मैं क्या बोलूँ, पहले बहुत आते थे ये और अभी रिसेंटली भी देखने को मिल रहे हैं। पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया, पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया इज योर टूटीकोरिन, टूटीकोरिन पोर्ट का नाम सुना है ना? टूटीकोरिन को ही बोलते हैं पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया। अच्छा जी, कैम्ब्रिज ऑफ छोड़ो यार, वो साउथ वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, ठीक है छोड़ो। तो आप सिटी ऑफ इनलाइटमेंट याद रख लो, है ना, सिटी ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटनमेंट, तो भैया ये है गया, है ना, बिहार में है गया। अच्छा, अब थोड़ा सा बेंगलुरु पे आ जाते हैं। बेंगलुरु के बहुत सारे नाम हैं यार, बेंगलुरु,
बेंगलुरु को क्या क्या नहीं बोलते बताओ? सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, आईटी कैपिटल बोलते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं भाई? गार्डन सिटी भी बोलते हैं, ठीक है? गार्डन सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया हो गया। साइंस सिटी भी बोलते हैं, साइंस सिटी ऑफ इंडिया हो गया। और क्या बोलते हैं यार? बस यही हैं, ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोल देते हैं। तो सिलिकॉन वैली में एक्चुअली ये सब आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कवर हो गया। ठीक है, ये बेंगलोर हो गया आपका। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अब, ठीक है, ये भी करा दिया है। अच्छा, सिटी ऑफ स्पाइसेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिटी ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं कोजी कोड़े को, कोजी कोड़े को, ठीक। और क्या है भाई? आई थिंक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही करा दिए हैं जो जो एग्जाम में आते हैं। लेट मी सी। ख्वाजा की नगरी भी हो गया, पर्ल हार्बर हो गया। मैंने आला फूजा करा दिया है क्या यार? अम, हम्म, आला फूजा नहीं कराया ना? ये लिख लो, आला फूजा। इतनी प्यारी जगह है कि आपको क्या बोलूँ मैं। आला फूजा, आला फूजा को बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट, वेनिस ऑफ द ईस्ट। बहुत प्यारी जगह है। आपकी जॉब लग जाए, आप घूमने जाइएगा, है ना? रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको पास भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छा, बॉस्टन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे? बॉस्टन ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया मैंने करा दिया है क्या? नहीं कराया होगा तो देख लेना, करा दिया है तो भी ठीक है। अहमदाबाद को बोलते हैं, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड बॉस्टन ऑफ इंडिया दोनों ही करेक्ट है, ठीक। तो ये कहानी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके निकनेम्स की। इतना कर लोगे तो ये वाला टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन विच ईयर? हाँ देखो, इसके मैंने ऑप्शन भी नहीं डाले यार, इतना लल्लू पंजू क्वेश्चन है ये तो, सबको ही आता है। बताओ फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। मैं कमेंट कमेंट में बताना है इसका, ठीक है? मैं आंसर नहीं दे रहा। इवन यार मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा सेशन 10-15 मिनट का बना दूंगा, सारे के सारे बैटल्स ऑफ इंडिया उसमें कवर कर लेंगे। तो मैं उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कासे इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन? बताओ भैया, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं देखो एनटीपीसी में ऐसे वाले। कौन सा प्रोटीन है, किस में कौन सी सेल वॉल होती है, किस में क्या प्रेजेंट होता है? तो बायोलॉजी से ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो कासे प्रोटीन जो है ये वाइट कलर भी देता है एक्चुअली, वाइट कलर इज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कांसे प्रोटीन, ठीक। किस में होता है ये? मिल्क में पाया जाता है। अब देखो मैंने आपको बोल दिया वाइट कलर देता है, तो आपको कौन सा इसमें से वाइट दिख रहा है भाई? मिल्की वाइट दिख रहा है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि मतलब ये दो क्वेश्चन घूमते ही रहते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में हो गया या ग्रुप डी में, या कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर मिलेगा। एक तो ये देख सकते हो कासे वाला। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स, विच ऑफ द following contains highest amount of protein, highest amount of protein, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है? ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। एक में दे देगा राइस, एक में दे देगा पोटैटो, एक में दे देगा सोयाबीन, फिर एक में आपको दे देगा ये करो कॉर्न ले लो, चलो। अब क्या होता है ना, जो भी स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, आप इसका बेसिक समझो। जो भी स्टार्च, जिसमें भी स्टार्च दिखेगा, स्टार्च भाई राइस में होता है ना, स्टार्च पोटैटो में होता है, कॉर्न में होता है। तो स्टार्च वाली चीज़ों में होता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? इनमें कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में मिलता है। जबकि अगर हम सोयाबीन को उठाएं तो सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना? सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में प्रोटीन। अब हो सकता है यहाँ पे आपको सोयाबीन की जगह मिल्क दे दिया जाए ऑप्शन में, तो मिल्क को करेक्ट करके आ जाना, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ है। मतलब बेसिक सी बात आप दिमाग में रखो, जिसमें भी स्टार्च ज़्यादा, और हमेशा ऑप्शन में आपको बाकी के जो ऑप्शन मिलेंगे राइस, पोटैटो, कॉर्न, यही रहते हैं हमेशा, ठीक है? एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये मतलब दिमाग में बैठा लो। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ द कंट्री मंगोलिया लोकेटेड? तो देख लो भैया, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इस ये भी मतलब मेजर कंट्रीज़ तो आपको याद रखनी ही है।
क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए हैं पिछली बार, ये स्टेज 1 के ही मैंने सारे पीवाईक्यू उठाए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भाई अब बताओ ज़रा, मंगोलिया कहाँ पे पड़ता है? चलो मैं ही बता देता हूँ यार। देखो, मंगोलिया पड़ता है एशिया में, ठीक है? बेसिक सी बात है यार, एशिया में चाइना पड़ता है, चाइना के पास में मंगोलिया है, तो अगर आपको बेसिक सी नॉलेज है तब भी आप आराम से कर पाओगे। हाँ, अब दिक्कत वहाँ आती है अगर एशिया में पूछ ले, ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, कौन सा है? तो ये ईस्ट एशिया में पड़ता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अब अगर मैं पूछूँ मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटर। उलान बाटर। और पता है मज़े की बात, अपने इंडिया में एक उलान बाटर मार्ग भी है। न्यू दिल्ली में एक मार्ग है उलान बाटर मार्ग, जहाँ पे आपका ये पड़ता है सीजीडीए का ऑफिस, है ना? सीजीडीए में एसएससी से जो लोग जाते हैं ऑडिटर वगैरह, उनको तो पता होगा, है ना? तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि इसकी करेंसी क्या है? करेंसी क्या है भाई इसकी? तो करेंसी है टुगरिक। टुगरिक करके बोलते हैं, ये है मंगोलिया की करेंसी। अगले वाले सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें क्या है कि अगर आपको कॉन्टिनेंट वगैरह में इशू है, कमेंट करिएगा तो मैं एक सेशन उस पे भी करा दूंगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि हम मैप से देखते हैं ना, तो मैप से आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। जब हम 10-12 बार मैप को देखेंगे लगातार, अरे ये कंट्री तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, बिकॉज ये रटने से नहीं आता है कि इसको एक लिस्ट बना के रट लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ, बताओ भैया ब्रास किसका मिक्सचर होता है? तो ये तो सबको पता होगा अब कि भई इसमें कॉपर और जिंक होता है। तो देखो, अब आपको बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। दैट मीन्स आपको जो बेसिक से अलॉयज़ है ना, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज़ हो गया, तो इनमें आपको एक बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि भैया कौन-सा कितने परसेंटेज यहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक है? कौन-सा एलिमेंट कितने परसेंटेज है। तो ब्रास में क्या होता है कि कॉपर होता है अपना 65 टू 70%, और ब्रोंज होता है 30 to 35%, ठीक है? ये एक मतलब एक वो है आपका स्टैंडर्ड। तो आप इसमें देखो कि कौन सा वाला यहाँ पे फिट बैठ रहा है भैया। 30% जिंक एंड 70% कॉपर यहाँ पे फिट बैठ रहा है। इवन अगर यहाँ ये दिया होता 65% जो है आपका कॉपर, उठा लो, ये कॉपर है ना, ये कॉपर है, ये जिंक है। 65% कॉपर है और 35% जिंक है, तब भी चल जाता, नो इश्यूज, ठीक। चलो, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ करा दूँ भाई। हुँ? चलो करा देता हूँ। सबसे पहले तो ब्रोंज़ आ गया, ठीक है? ब्रोंज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। ब्रोंज़ में क्या-क्या मिला होता है? देखो, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, कॉपर का और टिन का, ठीक? और अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, कॉपर होता है 80% के अराउंड और टिन होता है आपका 20% के अराउंड। अब कई बार क्या होता है, कॉपर को ये कर देंगे 80%, टिन हो जाएगा 15% और यहाँ पे एल्यूमीनियम डाल देंगे 5% का। तो ये हो जाएगा एल्यूमीनियम ब्रोंज़। या फिर यहाँ पे एल्यूमीनियम की जगह कुछ मिसलेनियस भी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, 80-20 का स्टैंडर्ड होता है ब्रोंज़ में। अच्छा, अगर हम स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें, स्टर्लिंग सिल्वर, इसके आजकल बहुत से एक्सेसरीज आने लगे हैं। स्टर्लिंग सिल्वर में क्या होता है, 92.5% तो सिल्वर होता है और बाकी का बचा 7.5% होता है आपके पास कॉपर, ठीक है? ज्वेलरी बहुत आने लगी है स्टर्लिंग सिल्वर की। अब बेल मेटल होता है एक, बेल मेटल, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अलॉयज में, जहाँ पे आपको परसेंटेज के साथ पूछा जाएगा। तो बेल मेटल में होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी मतलब समथिंग समथिंग ब्रोंज जैसा ही होता है, बट इसमें कॉपर हल्का सा कम मिलेगा आपको 75% का, और 25% मिल जाएगा टिन, ठीक। तो बेल मेटल में क्या होता है, कॉपर थोड़ा कम रहता है ठीक है। और अब हम अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील, तो बताओ जरा स्टील में क्या क्या डाला जाता है। स्टील में आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है एंड निकल होता है, ठीक है। आयरन होता है इसमें आपका अराउंड 82%, क्रोमियम और निकल की बात करें तो ये 18% का वॉल्यूम इसका होगा। तो ये हमारा स्टेनलेस स्टील बना देता है। अच्छा, आपसे सोल्डर मेटल पूछा जाता है, सोल्डर, सोल्डर मेटल, तो भैया सोल्डर मेटल में होता है टिन प्लस लेड, ठीक। टिन होता है 50%, लेड होता है 50%, यही है इसमें 1:1 का रेशियो ही होता है सोल्डर मेटल में, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक कॉइन मेटल और लिख लो, है ना, इसका भी क्वेश्चन आता है, कॉइन मेटल।
कॉइन मेटल में क्या होता है, 75% तो कॉपर होता है। और इसके साथ में होता है निकल। निकल आप का अराउंड 25, मतलब ये ऐसा है कि 70 से 75, 25 से 30% निकल, ठीक। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, ठीक। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चिल्का लेक, अरे यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। चिल्का लेक देख के आपको जगह का नाम तो याद तुरंत आ जाता होगा, भैया चिल्का लेक कहाँ है, बताओ जरा कमेंट करके कहाँ है। बट इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स या एनिमल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, तो यार ये फेमस है आपका फ्लैमिंगोज के लिए, ठीक है। फ्लैमिंगोज, अच्छा एक बहुत प्यारी चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस फॉर ब्रीडिंग ऑफ फ्लैमिंगोज इज, तो भाई ये कौन सा है, ये है आपका चिलिका लेक, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ही जो जगह है ना, जहाँ पे फ्लैमिंगोज इतनी भारी मात्रा में आके ब्रीडिंग करते हैं, माइग्रेट करके आते हैं, तो वो आपका चिलिका लेक ही है। चिलिका लेक वन ऑफ द क्या, लार्जेस्ट ही है, लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक, यानी कि नमक वाली सलीन वाटर लेक। और ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। अच्छा, अब इसके साथ 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर हम पूछें कि एशिया की, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, एशिया की बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि इंडिया की तो ऑफ कोर्स हो गई। एशिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है, ये बताइए। फ्रेश वाटर लेक, तो भाई ये है आपकी कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर है, कश्मीर में है। और नाम क्या है लेक का, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक। अच्छा जी, अब आ जाओ, अगर मैं पूछूं कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, कहाँ कौन सी है और कहाँ पे है, तो ये है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, और कहाँ पर है, ये केरला में है, ठीक है। अच्छा लॉन्गेस्ट हो गई, अगर मैं हाईएस्ट पूछूं, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है आपकी चोलामू लेक। चोलामू लेक, चोलामू लेक कहाँ पर है भाई, ये है आपकी सिक्किम में, ठीक। सिक्किम में प्रेजेंट है हाईएस्ट लेक। अच्छा, अगर मैं और कौन सा क्वेश्चन आता है, एक कोलेरू लेक है ना, कोलेरू लेक भी कई बार आता है एग्जाम में। कोलेरू हो गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एपी, दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश। और ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल फ्रेश वाटर है ना। हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक भी हैं और नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी हैं। तो कोलेरू इन आंध्र प्रदेश इज़ योर नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, अगर मैं सांबर लेक की बात करूँ, सांबर लेक कहाँ पे है, तो सांबर लेक है आपकी राजस्थान में। और ये किस तरीके की लेक है, तो भैया ये भी सलाइन लेक है। हम्म तो ठीक है यार, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, मैंने हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट बता ही दिया, ये मतलब हर बार ही आता है लमसम लमसम। अच्छा, लोकटक लेक याद रखना, लोकटक लेक भी काफ़ी पूछा जाता है। लोकटक लेक, तो लोकटक लेक कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, ठीक है। ये हो गया मणिपुर। और ये जो है इंडिया की 9th लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, 9th लार्जेस्ट लेक। आप एक काम करो, अपना इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट लेक की लिस्ट ही लिख लो एक। ये है टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स ऑफ इंडिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया वेम्बनाड है केरला में, तो मैं उसको फिर से नहीं लिख रहा। दूसरी है चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक सलाइन में तो सबसे ज़्यादा बड़ी है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो सेकंड नंबर पे आती है। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो ये भी आपको पता है। फिर हम आ जाते हैं शिवाजी सागर लेक पे। शिवाजी सागर लेक, ये है थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट इन इंडिया, और ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। और शिवाजी सागर, फिर इंदिरा सागर फोर्थ नंबर पे। इंदिरा सागर लेक ये आती है आपकी मध्य प्रदेश में, और ये है फोर्थ नंबर पे। देन अगर हम फिफ्थ नंबर पे बात करें तो पेंगोंग लेक, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। पेंगोंग लेक कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। फिर आती है आपकी पुलिकट लेक। पुलिकट लेक भी अगेन आपकी आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे क्या है, कोल्लेरू लेक भी है ना।
आंध्र प्रदेश। फिर आपकी आती है सरदार सरोवर लेक। सरदार सरोवर सरोवर लेक। तो सरदार सरोवर कहाँ हो सकती है भाई, बताओ जरा। गुजरात में ही होगी, है ना। कॉमन सेंस लगाओगे अगर आपको डैम्स वगैरह पता है तो। नागार्जुना सागर लेक कहाँ है, बताओ जरा। नागार्जुना सागर लेक, ये है आपकी तेलंगाना में। ठीक है। और ये 8th नंबर की लार्जेस्ट है। 9th नंबर पे कौन सी है भाई, लोकटक है, अभी मैंने आपको बताया। 10th पे आ जाती है वुलर लेक। वुलर लेक मैंने आपको बताया था ऊपर ही, कहाँ पर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। ठीक। अच्छा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आवर हेयर स्किन एंड आइज। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बता दो फटाफट से, कौन से किस पिगमेंट की वजह से जो हमारा हेयर है, स्किन है, आईज है, इनमें कलर, जैसे आप देखोगे हेयर का कलर ब्लैक है, किसी किसी का आपको दिखेगा वो येलो ही होता है, मतलब वो क्या है वो, ब्राउन कलर होता है। किसी किसी की आईज का कलर होता है ब्लू आईज तेरी, है ना, तो ऐसा। अच्छा, मुझे बड़ी प्यारी चीज़ याद आ गई। एक्चुअली में ना, ब्लू आइज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। ब्लू आइज़ होती ही नहीं है। ब्लू आइज़ का मतलब क्या है बेसिकली, कि कोई पिगमेंट ही प्रेजेंट नहीं है आपकी जो फ्रंट लेयर है। आँखों की जो फ्रंट लेयर होती है ना, जिसमें जिस पिगमेंट की वजह से कलर आता है, वो पिगमेंट जब प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो स्कैटर कर जाते हैं। फाइबर ऐसे स्कैटर कर गए, तो जो आपकी लाइट आ रही है ना, वो लाइट की लार्जर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आपको ये तो पता होगा विवग्योर से, कि जब भी कोई लाइट पड़ती है, जैसे कि हमें आसमान का कलर नीला क्यों दिखाई देता है, वाई स्काई इज ब्लू, बिकॉज वो क्या करता है, ब्लू कलर को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ब्लू कलर को यहाँ पे स्कैटर कर देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जो आँख में जिसके ब्लू कलर हो जाता है ना, स्कैटर, इस वजह से उसकी आईज का जो हमें कलर है वो ब्लू दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी आंख में कोई पिगमेंट ही नहीं है, उसकी आंख में कोई कलर होता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है। ये बड़ी मजे की बात है। तो खैर भाई, मुद्दे पे आते हैं। तो हमारी आंखों का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर डिसाइड होता है मेलानिन पिगमेंट की वजह से। ये देखो मायोग्लोबिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मसल्स को। ठीक है, याद रखिएगा। मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स। ठीक, टू द मसल्स। ये मायोग्लोबिन है। फिर आपको ये भी पता होगा एक हीमोग्लोबिन होता है ना। हीमोग्लोबिन का काम, कि हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में होता है ना, रेड ब्लड सेल में। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई देना, है ना। ब्लड में कौन ऑक्सीजन सप्लाई देगा भैया, हीमोग्लोबिन देगा। बट मसल्स में कौन देगा, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लोरोफिल तो सबको पता ही है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक पिगमेंट है ना। इसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल की वजह से कैसा आता है, ग्रीन कलर आता है। ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ना जी ना भाई, इसके अलावा एल्गी में भी, एल्गी हो गया, एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, क्या सिर्फ एल्गी में और प्लांट में होता है, नहीं नहीं नहीं, साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। तो भैया कौन से बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में आपका ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। चलो भाई, फोर्थ पे आते हैं। तो ये भी एक पिगमेंट ही होता है। कहाँ लिखूँ इसको मैं, देखो ये भी एक पिगमेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर येलो कलर। ठीक है। किस कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है। आपने जैसे कि एग योल्क देखा होगा, एग योल्क, है ना, मतलब अंडे के अंदर से निकलता है ना जो येलो कलर का। तो उसमें जो येलो कलर होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जेंथोफिल होता है। तो जहां भी येलो कलर दिखेगा वो किसकी वजह से है, जेंथोफिल की वजह से होता है। ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, ये जो जेंथोफिल पिगमेंट होता है ना, ये हमारी आईज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है, कहा यह जाता है, सब प्रूव्ड है। ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ना जेंथोफिल, ये कार्टेनॉइड्स का पार्ट है। कार्टेनॉइड्स पिगमेंट होते हैं जो कि 3 तरीके के कलर इम्पार्ट करते हैं। एक तो पहला आपका येलो ही हो गया, जो जेंथोफिल्स हो गए। फिर आपका ऑरेंज हो गया। ठीक है। फिर रेड कलर। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्टेनॉइड्स किस कलर को इम्पार्ट करते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड को। ठीक है। और अपना फिर ये हो गया
एंथोसाइनिन्स, ठीक है, ये भी एक पिगमेंट है, एंथोसाइनिन्स। ठीक है, ये पिगमेंट क्या करते हैं, डार्क कलर प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा भी इनका पीएच होगा उस हिसाब से अपना कलर बदलते हैं। डार्क कलर में कुछ भी हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ब्लू हो सकता है। इस तरीके के जो भी डार्क कलर हैं वो एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है पिगमेंट का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाई महात्मा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट बताओ कब आया। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका आप कमेंट में आंसर देंगे और हम इसके बारे में कहानी देखेंगे अगली वाली क्लास में। अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, पूरी ही टाइमलाइन समझ लेंगे, है ना, कौन सा मूवमेंट कब हुआ, गांधी जी के साथ क्या सीन है ना, ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड अच्छे से पढ़ते रहो। देखो यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, तो अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये बात समझो, आप कोई भी एक सिलेक्शन होगा ना आपका, किसी भी मतलब कोई भी आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्शन मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। बिकॉज आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी थोड़ा बूस्टअप होगा कि हाँ भाई और थोड़ा सा करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि ये आपका टारगेट है ना, ये आपके लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन होगा कि आपने एक जॉब ले ली, फिर आप अपना जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उनको परस्यू कर पाओगे, आप कुछ आगे करना चाहते हो ना। आई डोंट थिंक कि किसी का सपना होता होगा कि यार मैं तो रेलवे में एनटीपीसी में जो भी जॉब्स आएंगी वो जॉब करूँगा, लेवल 6 की, लेवल 5 की। तो ये जस्ट एक पार्ट है ना। तो मतलब एक बेसिक है कि बेसिक चीज़ें आप अपना कम से कम एक अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, फिर आगे जो भी करना है आराम से कर सकते हो, है ना। तो इसको ब्रॉड माइंड में सोचा करो, तो इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। फर्जी मोटिवेशन नहीं लेना है, अपनी लाइफ से ही मोटिवेशन लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।